हेलो मेरे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएसटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगला के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 बाजार संतुलन, ठीक है, और लेक्चर नंबर 6 है, छठा लेक्चर आज। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग कुछ प्रश्न और है उसको भी आज हम देखने जा रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से समझना। और आज का जो भी टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि बच्चे आपको बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसी टॉपिक्स को आज मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज की इस वीडियो के अंदर लगभग ये समझो कि चैप्टर हो जाएगा। बाकी कल मैं इसी चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्यूशन है जो करवा दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सर, तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम टॉपिक्स पर चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो चलिएगा, प्रश्न है कि मांग वक्र में शिफ्ट का कीमत पर अधिक, मांग वक्र में शिफ्ट का कीमत पर अधिक तथा मात्रा पर कम प्रभाव होता है, जबकि फर्मों की संख्या स्थिर रहती है। फर्मों की संख्या स्थिर रहती है। स्थितियों की तुलना कीजिए कि जब निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति हो, व्याख्या कीजिए, ठीक है, बिल्कुल सर। यही प्रश्न आप इस अथवा में भी है, ठीक है, आपकी किताब के अंदर ये दोनों प्रश्न दे रखे हैं, ठीक है। लगभग ये पूरे प्रश्न दोनों के आंसर सेम, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न लगभग 14 नंबर पर और ये प्रश्न 21वें नंबर पर है, ठीक है, बिल्कुल सर। अथवा में क्या कह रहा है कि बाजार फर्मों की संख्या स्थिर होने पर निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में मांग वक्र के स्थानांतरण का संतुलन पर प्रभाव की तुलना कीजिए, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये जो स्थिर की बात हो रही है ना, ये आपको एक तो देखना है। इसी तरह वापस और भी प्रश्न कह रहा था मैं कि जब पूर्ति पूर्ण बेरोजगार हो और मांग में वृद्धि या मांग में कमी हो रही हो, तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर कैसे प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पे कह रहे हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति में, ठीक है ना, यहाँ पर कह रहे हैं पूर्ण रोजगार की स्थिति में, यहाँ पर पूर्ण बेरोजगार की स्थिति में, यहाँ पर फर्मों की संख्या स्थिर दे रखी है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। यहाँ पर मांग वक्र में शिफ्ट का कीमत पर अधिक और मात्रा पर कम प्रभाव होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। देखो, इन सभी टॉपिक्स पर आने से पहले आपको कुछ चीजें वो क्लियर करनी होगी। तो देखो बेटा, आपको मैंने मांग वाला चैप्टर एक तो पढ़ाया था और एक पढ़ाया था आपको मैंने पूर्ण प्रतियोगिता वाला, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है, बिल्कुल सर। तो मांग लोच की श्रेणियां एक पढ़ाया था मैंने, पूर्ति लोच की श्रेणियां, ये तो था आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ये था आपके चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है सर। तो मांग लोच की श्रेणी आपको पता है कि 5 श्रेणियां होती है, ठीक है। एक तो आपकी होती है इकाई से अधिक, इकाई के समान, इकाई से कम, पूर्ण लोचदार और पूर्ण बेलोचदार, ठीक है। उसी तरह पूर्ति की भी 5 श्रेणी होती है, ठीक है सर। तो देखो, मांग के अंदर कह रहा हूं पूर्ण लोचदार। सब पूर्ण लोचदार यहाँ पर का मतलब होता है कि जब कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत स्थिर है,
और मात्रा में अगर वृद्धि या कमी होती है, कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन मात्रा में परिवर्तन होता रहता है, और ऐसी स्थिति के अंदर मांग वक्र जो होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। देख लो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत आपकी स्थिर है, कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत आपकी कैसी है, स्थिर है। और मात्रा में क्या हो रहा है, जबकि परिवर्तन हो रहा है। देख लो मात्रा यहाँ पर बढ़ भी रही है और मात्रा यहाँ पर घट भी रही है, लेकिन मेरी जो कीमत है वो एकदम स्थिर है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार के अंदर हमेशा ध्यान रखना एक्स अक्ष के समानांतर ही बनता है। ठीक है, ये तो मांग के संदर्भ। अब पूर्ति के संदर्भ में आ जाओ, जैसा मैंने मांग के अंदर कहा वैसा का वैसा पूर्ति में भी, बस यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे पूर्ति की बात है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत स्थिर है, लेकिन फिर भी मेरी पूर्ति की मात्रा वो बढ़ भी रही है और घट भी रही है। देख लो यहाँ पर पूर्ति की बात हो रही है, पूर्ति में पूर्ण लोचदार के अंदर एक्स अक्ष के समानांतर है, और यहाँ पर मांग के अंदर पूर्ण लोचदार में एक्स अक्ष के समानांतर है। ये तो पूर्ण लोचदार के अंदर मैंने मांग और पूर्ति की बात की है। यहाँ पर भी वही बात है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत आपकी स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, और फिर भी पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है। देख लो आपकी मात्रा बढ़ भी रही है घट भी रही है, तो यहाँ पर कैसा होता है, पूर्ण लोचदार। मांग वक्र कैसा होता है, एक्स अक्ष के समानांतर। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो बेटा पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार। तो पूर्ण बेलोचदार के अंदर कह रहा हूं कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से उन वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कीमत कितनी बढ़े या कितनी घटे, लेकिन डिमांड यहाँ पर उतनी की उतनी है। पूर्ण बेलोचदार में कह रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखो आपकी मात्रा स्थिर है, देख लो मात्रा स्थिर है, डिमांड आपकी स्थिर है, डिमांड में कोई चेंज हो रहा है, बट मेरी कीमत यहाँ पर बढ़ भी रही है और कीमत घट भी रही है। देख लो पहले संतुलन कीमत यहाँ पर थी, पहले मेरी कीमत यहाँ पर थी, कीमत बढ़ भी रही है, ऊपर भी बढ़ रही है या नीचे भी हो रही है, कम भी हो रही है, लेकिन मेरा मांग वक्र भागा भाई है। मांग वक्र पूर्ण बेलोचदार के अंदर y अक्ष के समानांतर। अब उसी तरह पूर्ति के संदर्भ में आ जाओ, सब पूर्ति के संदर्भ में भी बात हुई है कि कीमत कितनी बढ़े या कितनी घटे। अगर आपकी पूर्ति स्थिर है, अगर आपकी पूर्ति स्थिर है, पूर्ति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो पूर्ति वक्र होगा वो हमेशा कैसा होगा, पूर्ण बेलोचदार होगा। समझ में आया? यहाँ पर देखो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से, भले आप बढ़ाओ या भले आप घटाओ, ठीक है, बढ़ाने या घटाने से उस वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे पूर्ण बेलोचदार कहते हैं। और पूर्ति वक्र y अक्ष के समानांतर होता है। ये देखिए पूर्ति आपके कैसा है सर, y अक्ष के समानांतर है। समझ में आया? ठीक है सर। ये तो अभी मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अभी आपका आंसर स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर पर आने से पहले मुझे ये चीजें आपको बताने जरूरी थी, जो रिमाइंड करवानी बहुत आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो हमारे प्रश्न का है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि मांग वक्र में शिफ्ट का कीमत पर अधिक तथा मात्रा पर कम प्रभाव होता है। ठीक है, कीमत पर अधिक तथा मात्रा पर कम प्रभाव होता है, जबकि फर्मों की संख्या स्थिर। देखना यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर फर्मों की संख्या स्थिर रहती है, फर्मों की संख्या स्थिर है। समझना, ये जो दे रखा है कि सर फर्मों की संख्या स्थिर, फर्मों की संख्या स्थिर होती है, इसका मतलब होता है कि ना तो कोई फर्म उद्योगों में प्रवेश कर सकती है और ना उनसे बाहर निकल सकती है। समझ में आया? न तो किसी भी तरह से प्रवेश कर सकती है या न किसी भी तरह से बाहर निकल सकती है, मतलब पूर्ण रूप से क्या है, प्रतिबंधित है। क्या है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो वहां पर आप क्या कहोगे कि सर फर्मों की संख्या स्थिर है, फर्मों की संख्या क्या है, स्थिर है। समझ में आया? ठीक है सर। अब देखना आगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो लोच होती है मांग और पूर्ति की, ऐसी स्थिति में आपकी जो मांग की जो लोच होती है और पूर्ति की जो लोच होती है वो हमेशा कैसे होती है, तो सर वो हमेशा पूर्णतः
बेलोचदार होती है। समझ में आया? ठीक है, वो कैसे होती है? पूर्णतः बेलोचदार होती है। इसी तरह ये प्रश्न यहाँ पर भी दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाजार फर्मों की संख्या स्थिर होने पर, बाजार फर्मों की संख्या अगर स्थिर है, ठीक है, बाजार फर्मों की संख्या स्थिर होने पर इसका मतलब होता है कि कोई भी फर्म उद्योगों में न तो प्रवेश कर सकती है और न बाहर निकल सकती है, मतलब पूर्ण रूप से क्या है? प्रतिबंधित है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ऐसे स्थिति के अंदर अगर फर्मों की संख्या स्थिर है तो वहां पर लोच कैसे होगी? पूर्णतः बेलोचदार होती है। समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसी स्थिति के अंदर आपकी लोच तो बेलोचदार है। सिर्फ क्यों? तो उसका कारण यह है कि जब कोई फर्म प्रवेश नहीं कर रही है या फिर न तो बाहर निकल रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भी फर्म है वो चाहे कीमत को बढ़ाए या घटाए, आपकी पूर्ति क्या है? स्थिर है, मतलब पूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है अगर फर्मों की संख्या स्थिर है तो। अगर फर्मों की संख्या स्थिर रहेगी तो ध्यान रखना, पूर्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये कह रहा हूं फर्मों की संख्या के स्थिर होने पर। अब देखो आगे कह रहा है कि निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में मांग वक्र के स्थानांतरण का, मांग वक्र के स्थानांतरण का, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में, निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में, तो ध्यान रखना निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन। निर्बाध प्रवेश का मतलब होता है कि जब कोई फर्म आसानी से उद्योगों के अंदर अगर प्रवेश कर देती है, ठीक है, मतलब बिना किसी प्रतिबंधित के जब कोई फर्म उद्योगों में प्रवेश करती है। बहिर्गमन का मतलब है कि बिना किसी प्रतिबंधित के वो फर्म उद्योगों को छोड़ के बाहर भी जा सकती है, मतलब फर्मों में प्रवेश और उनके बाहर निकलने में अगर कोई प्रतिबंधित नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आपके कहता है निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन। तो ध्यान रखना, जब निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन का तात्पर्य क्या होगा कि जब फर्मों के प्रवेश करने या बाहर निकलने में कोई प्रतिबंधित नहीं होता, तो ऐसे स्थिति के अंदर जो भी फर्म है वो हमेशा उत्पादन के अंदर जो भी बाजार कीमत है, जो भी आपकी मार्केट प्राइस है या जो संतुलन कीमत है, उस संतुलन कीमत पर ही उन वस्तुओं को बेचने का प्रयास करती है, उनकी पूर्ति करने का प्रयास करती है। ठीक है, जो भी संतुलन कीमत है उस संतुलन कीमत पर ही हमेशा सप्लाई करने के बारे में सोचती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो फर्म आसानी से प्रवेश करती है या बाहर निकलती है, तो वे फर्म हमेशा सामान्य लाभ की स्थिति पर ही कार्य करती है। ठीक है, सामान्य लाभ ही उनको प्राप्त होता है। देखना, सामान्य लाभ की जो बात हो रही है तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर तीन स्थितियां होती है। एक तो होता है असामान्य लाभ, एक होता है सामान्य लाभ, एक होती है हानि की स्थिति। असामान्य लाभ का मतलब होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा लाभ अगर प्राप्त हो रहा है, बहुत ज्यादा लाभ अगर प्राप्त हो रहा है, तो वो आपके कहलाता है असामान्य लाभ। वो आपके क्या कहलाता है सर? असामान्य लाभ। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर होता है हानि। फिर क्या होता है सर? हानि। हानि का मतलब जब संतुलन कीमत से कम कीमत पर अगर वस्तुओं की पूर्ति होती है, वो आपकी हानि कहलाती है, संतुलन कीमत से कम कीमत पर। ठीक है, बिल्कुल सर। और अधिलाभ मैंने आपको बता दिया, असामान्य लाभ की संतुलन कीमत से अधिक पर। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन में कैसा लाभ होगा? सामान्य लाभ। सामान्य लाभ का मतलब होता है जिसको आप शून्य प्रॉफिट भी कह सकते हैं, कि मतलब न तो ज्यादा लाभ होगा तो न हानि होगी, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है सर? ये असामान्य लाभ यानी कि तो ठीक है, लेकिन ये सामान्य लाभ पर ही लाभ प्राप्त क्यों करती है, शून्य लाभ पर? तो उसका कारण ये होती है कि भाई जब आप अगर
ज्यादा कीमत पर अगर आप वस्तुओं को बेचने का प्रयास करते हैं तो आपको लाभ कैसा होगा, बहुत अधिक प्राप्त होगा। और जब आपको लाभ बहुत सारा ज्यादा प्राप्त होगा तो उस उद्योगों के अंदर बाहर से भी कई सारी फर्में है वो प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी। समझ में आए? जब आपको अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर बाहर से भी कुछ फर्में आएगी, वो भी प्रवेश करेगी उद्योगों के अंदर। फिर क्या होगा सर, तो वो फर्में भी उन वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ा देगी, वो भी क्या करेगी, उन वस्तुओं की पूर्ति को बढ़ा देगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर क्या हो जाएगी, वस्तुओं की कीमत घटने लग जाएगी। वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी। समझ में आया? बिल्कुल सर। और जैसी कीमत अगर घटने लगेगी आपकी पूर्ति की मात्रा क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। समझ में आया? और जैसे आपकी कीमत घटी तो आपको फिर लाभ क्या है, कम प्राप्त होने लगेगा। और जैसे आपको लाभ कम प्राप्त होने लगेगा तो ऐसी स्थिति में वे फर्में क्या करेगी, उद्योगों को छोड़कर वापस बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? ठीक है सर। तो अब देखो अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। जो हमारा आंसर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सर मांग वक्र में शिफ्ट का कीमत पर अधिक तथा मात्रा पर कम प्रभाव होता है, जबकि फर्मों की संख्या स्थिर रहती है। तो स्थितियों की तुलना कीजिए जब निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति हो, व्याख्या कीजिए। और ये प्रश्न अथवा में क्या था कि सर बाजार फर्मों की संख्या स्थिर होने पर तथा निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्थिति में मांग वक्र के स्थानांतरण का संतुलन पर प्रभाव की तुलना कीजिए। ठीक है, ये आपको कह रहा है। बिल्कुल सर। तो अब हम इसका आंसर ये जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक तो आपको मैंने ये पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। समझ में आया? ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट करो। अब हम अपने आंसर पर चलते हैं। आंसर पूरा नहीं हुआ, आंसर तो अब स्टार्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैं आपको हर स्थिति के अंदर कह रहा हूं, ये आपके पूर्ण बेलोचदार में है, ये आपके पूर्ण लोचदार के अंदर। समझ में आया? ठीक है सर। तो देखो भाई, अब अपने उत्तर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि जब पूर्ति पूर्ण बेलोचदार हो, जब पूर्ति पूर्ण बेलोचदार हो और मांग में वृद्धि या मांग में कमी हो रही हो तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर प्रभाव। ठीक है, जब पूर्ति पूर्ण बेलोचदार हो और मांग में वृद्धि और कमी की बात है। अथवा में और भी मैंने लिखा है कि फर्मों की संख्या स्थिर हो, फर्मों की संख्या स्थिर हो तब संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर प्रभाव। ठीक है, फर्मों की संख्या स्थिर हो मतलब पूर्ति कैसे होगी, पूर्ति कैसे होगी सर, तो सर पूर्ति वहां पर पूर्ण बेलोचदार होगी। समझ में? पूर्ति स्थिर होगी। तो बिल्कुल सर चलिएगा, हम इसका डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो भाई, पूर्ति कैसी है, पूर्ण बेलोचदार। प्रश्न को पढ़ते जाना, ठीक है नहीं, और चित्र ऑटोमेटिक बनता जाएगा। तो देखो भाई, पूर्ति कैसी है, पूर्ण बेलोचदार है। तो ये आपके एसएस और पूर्ण बेलोचदार के अंदर पता है आपको कि पूर्ति हमेशा वाई अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर क्या कह रहा है कि सर मांग में वृद्धि या कमी हो रही हो तो संतुलन कीमत और मात्रा पर प्रभाव। तो सबसे पहले तो देखो भाई, यहां पर मैंने ये क्या कर दी सर, कीमत। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपकी कीमत। और यहां पर मैंने एक मांग वक्र बना दिया, यहां पर एक मांग वक्र है जो बना दिया। ठीक है, ये आपके डीडी क्रम है, ये आपके डीडी क्रम। समझ में आया? ठीक है सर। अब देखो भाई, प्रश्न में कह रहा है कि मांग में वृद्धि। तो देखो भाई, मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा, तो मतलब मांग वक्र ऊपर की ओर आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं सर, मांग वक्र है जो खींच देता हूं। ठीक है, ये सर मैंने मांग वक्र है जो खींच दिया है। जस्ट सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं D1, क्योंकि मांग में जब वृद्धि होती है तो मांग वक्र हमेशा दाईं ओर खिसकता है। ठीक है, बिल्कुल सर। और यहां से जो आपकी ये कीमत निकल के आ रही है, इसको दे दो P1। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो देखो कीमत आपकी बड़ी है लेकिन पूर्ति की मात्रा स्थिर है,
पूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। मांग वक्र है जो दाईं ओर तो खिसक चुका है, लेकिन पूर्ति y अक्ष के बराबर ही है। ठीक है, y अक्ष के बराबर ही है। समझ में आया? ठीक है सर। उसके बाद में देखो मांग में कमी कह रहा है, तो देखो भाई मांग में कमी कह रहा हूं, तो ये तो आपके मांग में मैंने कमी कर दी। ठीक है, मांग में कमी कर दी तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक चुका है, इसको आप दे दो D2। ठीक है, जब मांग में कमी होती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। और पूर्ति की मात्रा स्थिर है, और यहाँ पर आपकी कीमत आती है जस्ट सपोज P2, कीमत में कमी हुई है। ठीक है, तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक चुका है, लेकिन पूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समझ में आया? ये क्या कह रहा हूं, फर्मों की संख्या स्थिर होने पर मतलब क्या हुआ कि फर्में न तो उद्योगों के अंदर प्रवेश कर सकती है और न वहां से बाहर निकल सकती है। समझ में आया? ठीक है सर, ये आपको मैंने बताया फर्मों के स्थिर होने की स्थिति में यानी कि पूर्ति पूर्ण बेरोजगार है। समझ में आया? और ये इसकी मैंने व्याख्या भी कर दी है, हालांकि व्याख्या आप नहीं करते तो भी चल सकता है। ठीक है, क्योंकि जिसको रेखा चित्र बनाना आता है तो वो उसकी व्याख्या आसानी से कर सकता है, और ये यहाँ पर मैंने आपको निष्कर्ष में निकाल के दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, और लिख लिया कि संतुलन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देख लो संतुलन मात्रा है आपकी यहाँ पर ही है, संतुलन मात्रा में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जबकि संतुलन कीमत में परिवर्तन हो रहा, बढ़ भी रही है और घट भी रही है। समझ में आया? ठीक है, इसको नोट करो। अब अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं। ठीक है, हाँ एक बार आप इसको नोट करो, अभी आंसर पूरा नहीं है इसीलिए कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो तो चलेगा। अब अगला आपको कह रहा है कि जब पूर्ति पूर्ण लोचदार हो, अब देखना यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब पूर्ति पूर्ण लोचदार हो और मांग में वृद्धि और कमी हो रही है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर प्रभाव। अब यहाँ पर पूर्ण लोचदार की स्थिति। ठीक है, बिल्कुल सर। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि फर्मों के निर्बाध प्रवेश व बहिर्गमन की दशा में, फर्मों के निर्बाध प्रवेश व बहिर्गमन की दशा में संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा पर प्रभाव। ठीक है ना? तो देखो इसको अच्छे से समझो डायग्राम को। पूर्ण लोचदार की स्थिति हो रही है, तो पूर्ण लोचदार में हमेशा कैसा होगा भाई, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। तो पूर्ति वक्र यहाँ पर एक्स अक्ष के समानांतर करना है। तो देखो भाई ये आपके एक्स अक्ष के समानांतर हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपकी कीमत है। ठीक है सर। अब देखो भाई यहाँ पर मैं एक मांग वक्र भी खींच लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपकी मांग वक्र। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपकी मात्रा जस्ट सपोज ओ क्यू। ठीक है सर, ये आपकी डिमांड करा हुआ है। बिल्कुल सर। अब देखना है यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ति कैसी थी, पूर्ण बेलोचदार। देखना कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि पूर्ति तो कैसी है, पूर्ण लोचदार है। पूर्ति कैसी है, पूर्ण लोचदार। ठीक है, तो जब पूर्ति पूर्ण लोचदार होती है और मांग में क्या कह रहा है, वृद्धि, तो मतलब मांग वक्र दाईं ओर किसका है, तो ये भाई मांग वक्र क्या हो जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर, ये मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो चुका है। मान लीजिएगा D1 और ये पे आपके D1। ठीक है, बिल्कुल सर। अब ठीक है, बिल्कुल सर। तो भाई देखो पहले ही आपके ई पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल सर। मांग में जैसे ही आपके यहाँ पर क्या हो चुकी है, वृद्धि, इसको और बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ा दो डी। ठीक है, जैसे ही मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो यह मांग आपके मांग मात्रा कितनी हो जाएगी, OQ1। देखना जैसे आपके मांग वक्र अगर बढ़ता है लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, पूर्ति कैसी है, पूर्ण लोचदार है, तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, दाईं ओर आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल सर, OQ से बढ़कर OQ1 हो चुका है और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो चुका है।
और फिर कह रहा है कि अगर मांग में कमी हो रही है तो संतुलन कीमत पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखो भाई, संतुलन कीमत पे इफेक्ट तो करना है, तो ये मांग में मैं क्या कर रहा हूँ सर, ये आपकी कमी कर दी, तो ये भाई मांग में कमी हो गई है, तो ये आपकी D2, ठीक है, ये आपके D2, यहां से आपकी मात्रा निकाल दो, ठीक है, ये आपके Q2। देखो कीमत तो स्थिर है, लेकिन मांग मात्रा आपकी क्या हो चुकी है, घट चुकी है, मांग मात्रा क्या हो चुकी है, घट चुकी है, लेकिन आपकी पूर्ति कैसी है, स्थिर है। ये देखो, ये मांग में क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। मांग वक्र में जब कमी होती है तो मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। और ये चीज यहाँ पर भी मैंने लिख दी है, समझ में आया, बिल्कुल सर। कोई भी फर्म होगी वो हमेशा सामान्य लाभ की स्थिति में ही एक्चुअली वस्तुओं की पूर्ति करेगी या फिर वस्तुओं की मांग करेगी, समझ में आया, बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ पर भी मैंने लिख तो दिया है कि जब यदि प्रचलित बाजार कीमत पर प्रत्येक फर्म असामान्य लाभ अगर प्राप्त करती है, ठीक है, असामान्य लाभ का मतलब अधिक लाभ अगर प्राप्त करती है, तो उसी उद्योग के अंदर जो नई फर्म है वो भी क्या करेगी, आकर्षित होगी, प्रवेश करेगी, और वो भी क्या करेगी, पूर्ति को बढ़ा देगी, तो कीमत फिर क्या होगी, घट जाएगी, और जैसे कीमत घटेगी तो सामान्य लाभ की स्थिति में आ जाएगी, और जैसे सामान्य लाभ की स्थिति में आएगी वो भी फर्म में क्या करेगी, उस उद्योगों को छोड़कर बाहर आ जाएगी, समझ में आए, यही चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी है, समझ में आए। तो अगर आप इसका निष्कर्ष भी लिखना चाहते हैं कि भाई इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो लिख सकते हैं कि जब पूर्ति पूर्ण लोचदार है, जब आपकी पूर्ति कैसी है सर, पूर्ण लोचदार है, तो संतुलित कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि संतुलन मात्रा में परिवर्तन होता है, संतुलन मात्रा में परिवर्तन होता है। समझ में आया, ठीक है सर। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है भाई। डायग्राम आपको अगर डायग्राम आपको आता है ना, तो आप उसकी व्याख्या तो आसानी से कर सकते हैं, समझ में आया, बिल्कुल सर। तो इसको आप नोट कर दो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक बार नोट करो उसको, तो चलेगा। अब आपको 2 प्रश्न और देखने हैं, उसके बाद में आज का लेक्चर में एक्चुअली कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल। ये 2 प्रश्न और देख लो। जब मांग पूर्ण लोचदार हो और पूर्ति में वृद्धि या पूर्ति में कमी हो रही हो, तो संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा पर कैसे प्रभाव पड़ता है। अब देखना, यहाँ पर कह रहा है कि मांग कैसी है, पूर्ण लोचदार है, तो मतलब पूर्ण लोचदार मतलब एक्स अक्ष के समानांतर है, मांग की बात की जा रही है, ठीक है ना। मांग कैसा है, पूर्ण लोचदार है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो भाई ये आपके डीडी कर्व बन चुका है, ये कैसा आपके पूर्ण लोचदार है, ठीक है। कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, कीमत आपकी स्थिर है, समझ में, ठीक है सर। और जस्ट सपोज ये आपकी मात्रा है, मान लीजिएगा ये मैंने यहाँ पर दे दिया Q, ठीक है, बिल्कुल सर। ये आपकी क्या है सर, ठीक है, ये तो मात्रा हो गई, बिल्कुल सर। अब क्या कह रहा है एक्चुअली कि पूर्ति में वृद्धि, ठीक है, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी कह रहा है। अच्छा, मांग तो कैसी है, पूर्ण लोचदार है, ठीक है, लेकिन पूर्ति में वृद्धि और कमी कर दी है, ठीक है। तो भाई ये आपके पूर्ति वक्र आ चुका है, ये आपके पूर्ति वक्र आ चुका है, ठीक है। इसको आप दे दो नाम SS वक्र, ये आपके SS वक्र है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई,
ये आपके संतुलन पॉइंट है, ये आपके क्या है सर, संतुलन पॉइंट है। ठीक है सर। अब देखना कि पूर्ति में वृद्धि, तो देखो भाई पूर्ति में अगर वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये भाई मैं पूर्ति को दाईं ओर खिसका देता हूं। ठीक है, ये मैं पूर्ति को दाईं ओर शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, इसको नाम दे दो S1 S1। जब पूर्ति में क्या होती है सर, वृद्धि होती है, तो यहां पर ये मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। OQ से बढ़कर OQ1। समझ में आया? देखो जब मांग कैसा है, पूर्ण लोचदार है। ठीक है, तो कीमत कैसी है, स्थिर है। पूर्ति में जैसी वृद्धि हो गई है तो यहाँ पर आपकी मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो चुकी है, लेकिन कीमत स्थिर है। अब अगर पूर्ति में कमी होती है तो भाई पूर्ति वक्र है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। समझ में आया? ये आपकी पूर्ति है जो बाईं ओर शिफ्ट हो चुका है, इसको आप नाम दे दो S2। ये भी आपकी S2, ये आपकी पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? देखो पहले इसको आप पॉइंट दे दो E पॉइंट। ठीक है, हाँ पूर्ति में जैसी कमी होती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर आ जाता है, और यहाँ पर आपकी मात्रा निकल चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आपकी मात्रा घट चुकी है, जो सब कुछ OQ से घटकर OQ2 हो चुका है। ठीक है, जैसे पूर्ति के अंदर कमी हुई तो आपका जो पूर्ति है वो OQ से घटकर OQ2 हो चुका है। समझ में आया? ये कह रहा हूं जब मांग कैसी है, पूर्ण लोचदार है। समझ में आया? ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो जब मांग कैसी है, पूर्ण बेलोचदार है। जब मांग कैसी है, पूर्ण बेलोचदार है। ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर तो कीमत कैसी है, स्थिर है। लिख सकते हैं यहाँ पर कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, संतुलन कीमत। ठीक है, संतुलन मात्रा में परिवर्तन होता है। संतुलन मात्रा में परिवर्तन। ठीक है, अब परिवर्तन है तो इसमें वृद्धि और कमी दो नहीं। अब यहाँ पे मांग कैसी है, पूर्ण बेलोचदार है, पूर्ण बेलोचदार। ठीक है, मांग कैसी है, पूर्ण बेलोचदार। समझ में आया? ठीक है सर। अब सेकंड में कह रहा है कि जब मांग कैसी है, पूर्ण बेलोचदार है, और यहाँ पर सॉरी कैसी है, पूर्ण लोचदार। हाँ, यहाँ पर कैसी है, पूर्ण लोचदार की स्थिति में। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा है, मांग पूर्ण बेलोचदार है, मतलब बाई एक्स के समानांतर करनी है आपको। ठीक है सर, तो ये लो भाई, ये आपके मांग वक्र आ चुका है एक्स अक्ष के समानांतर। ठीक है, अब मान लीजिएगा यहाँ पर आपकी मात्रा थी। ठीक है, ये आपकी कीमत, ये आपकी कीमत। अब ये आपका पूर्ति वक्र, ये आपके पूर्ति वक्र। ठीक है, बिल्कुल ये आपके SS कर्व है। ठीक है सर। अब मैं कहता हूं कि जैसे कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, जैसे कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति वक्र भी क्या हो जाएगा। तो जस्ट सपोज मैंने कह दिया कि कीमत में क्या हो चुकी है, वृद्धि, या फिर मैं अगर सीधा पहले ये कह दूं कि पूर्ति में क्या होती है, कमी। पूर्ति में क्या होती है, कमी होती है, तो पूर्ति वक्र यहां पर है। ये आपके मान लीजिएगा S2 और ये भी आपके S2। समझ में आया? जैसे पूर्ति में अगर कमी होती है तो पूर्ति है वो पीछे की ओर रह जाती है, और यहां से आपकी कीमत निकलती है मान लीजिएगा P2। जैसे पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति है वो पीछे की ओर शिफ्ट हो जाता है, और जैसे अगर मैं पूर्ति में अगर वृद्धि करूं, जैसे मैं अगर पूर्ति में वृद्धि करूं तो मेरा पूर्ति वक्र वो S1 पर आ जाता है। ठीक है, ये आपके S1, और पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। और यहाँ पर आपकी कीमत क्या हो चुकी है, घट चुकी है।
यहाँ पर तो आपकी संतुलन की कीमत बढ़ चुकी थी, यहाँ पर आपके संतुलन की कीमत घट चुकी है। देखो जैसे संतुलन की कीमत घटी आपकी पूर्ति है वो बढ़ चुकी है, समझ में आया। और जैसे यहाँ पर संतुलन की कीमत बढ़ी है तो यहाँ पर आपकी पूर्ति बढ़ चुकी है, समझ में आया। देखो भाई ये किसको डिनोट करेगा, पूर्ति में कमी को, और ये पूर्ति में वृद्धि को। देखो कीमत में तो वृद्धि हो रही है, कीमत में तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ओपी से बढ़कर OP2 हो चुका है, और पूर्ति में क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। पूर्ति है वो SS से S2 पर आ चुका है। देखो कीमत को जैसे बढ़ाया आपकी पूर्ति है वो डाउन हो चुकी है, सप्लाई वो बाई ओर आ चुकी है। और जैसे ही कीमत में कमी होती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर आ जाता है, वृद्धि हो जाती है, समझ में आया। लेकिन मांग वक्र है वो y अक्ष के समानांतर ये पूर्ण पहलोचरा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि मांग कैसा है, पूर्ण बेलोचदार है। मांग कैसा है सर, पूर्ण बेलोचदार, ठीक है बिल्कुल सर। कीमत में परिवर्तन होता है, ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट कीमत में परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन लिखा तो इसमें वृद्धि और कमी दोनों ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो संतुलन कीमत, समझ में आया। और तीसरा पॉइंट में लिखता हूं कि तीसरा आप क्या कहोगे कि मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। संतुलन मात्रा है वो आपकी O के ऊपर ही है, जैसे संतुलन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, संतुलन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। ये आपके पॉइंट है जो मैं आपको बता दिए हैं, अच्छे से क्लियर है, ठीक है सर। तो इसी के साथ में आज का एक्सरसाइज क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया है सर, तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैंने मांग और पूर्ति के बारे में पढ़ाया है, मांग और पूर्ति के बारे में पढ़ाया है। इसमें भी दो स्थितियां बताई है, एक तो बताया पूर्ण लोचदार, पूर्ण लोचदार, एक बताया इसके अंदर पूर्ण बेलोचदार, ठीक है। इसके अंदर भी दो है, पूर्ण लोचदार, ठीक है, पूर्ण बेलोचदार, ओके बिल्कुल सर। फिर इसमें भी मैंने वृद्धि कमी, इसमें भी वृद्धि कमी, इनमें भी वृद्धि कमी बताई, ठीक है बिल्कुल सर। तो ये मैंने मांग और पूर्ति के अंदर बेलोचदार और लोचदार इन चारों कंडीशन के अंदर मैंने आपको बता दिया वृद्धि और कमी करके कि संतुलन कीमत पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेटा ये चैप्टर वैसे तो क्या होता है कंप्लीट। अब 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन से वो भी मुझे करवाने हैं, तो कल की इस वीडियो के अंदर मैं इस चैप्टर को क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा बाजा संतुलन को, ठीक है बिल्कुल सर। क्योंकि नॉर्मल अगर यहाँ से क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर के अंदर तो वो देता है कि सर मांग का आधिक्य क्या है, पूर्ति का आधिक्य क्या है, ठीक है बिल्कुल सर। फिर इसके बाद में वो देगा तो वो आपको कह सकता है कि मांग और संतुलन, मांग और पूर्ति द्वारा संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर प्रभाव बताइए, ठीक है। उसमें कोई भी स्थिति कह सकता है कि मांग में परिवर्तन है या पूर्ति में, या विपरीत परिवर्तन में भी कह सकता है, किसी भी स्थिति में आपको पूछा जा सकता है, लेकिन पूरा एक साथ वो आपको नहीं देगा, ठीक है बिल्कुल सर। तो इसको नोट कर दो, नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर मिलता है लेक्चर नंबर 7 के अंदर, ओके बाय।